अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है आफिया नासिर ने। नावल का नाम है तायरे लाहौती। इसकी मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 11। मासी सख्ते की कैफियत में मोमल की तरफ देख रही थी। पूछ इससे किसका है। ज़रीना नाराज़गी से मोमल को देखकर मासी से मुखातिब हुई। किस दर से उठाया है ये अजाब, ज़रीना खुद ही पूछने लगी। मोमल टुकर टुकर कभी ज़रीना को कभी मासी को देखने लगी। ये तो कहीं आती जाती भी नहीं बाहर, मासी कांपती आवाज़ में ज़रीना को बता रही थी। उसका जहन सनी की तरफ बार बार पलट रहा था। क्या हुआ है तुम दोनों को, कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। मोमल ने परेशानी से उन दोनों को देखा था। आ जाएगी समझ करम चली, तेरे माँ बाप तो जीते जी मर गए। बेहया, कुछ हुआ था तो मुझे तो बता दिया होता। मासी जैसे फट पड़ी। क्या बताऊँ, क्या पूछ रही हो तुम। एक तो उल्टियाँ कर करके वैसे ही मेरी जान निकली जा रही है, ऊपर से तुम पता नहीं क्या बातें कर रही हो। मोमल झिल्ला गई। जान तो तेरी निकलेगी नामुराद, अब तो तू खुद को मरा हुआ ही समझ, मासी ने भी जलकर जवाब दिया। क्यों मुँह लटका कर बैठी हो, क्या मुझे कैंसर हो गया है। परसों ड्रामे में जब डॉक्टर कहता है उसको कैंसर है तो उसके सारे घर वाले इसी तरह मुंह लटकाकर बैठ गए थे। तेरा अजाब तो कैंसर से भी बड़ा है। बेगम को पता चल गया तो कमबख्त तेरी वजह से हम सबकी छुट्टी हो जाएगी, मासी ने जैसे कुड़ कर कहा था। इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों कर रही है मासी, पूछ इससे कि किसका है। ज़रीना इन ला यानी बातों से उकता कर बोली। तेरा इस घर में किसी ने हाथ पकड़ा था, मासी करीने से खोजने लगी। कब, मोमल ने खौफजदा होकर मासी की शक्ल देखी। कभी भी 2-3 महीने पहले, ज़रीना ने फ़ौरन टुकड़ा लगाया। किसी ने भी नहीं, वो नज़र चुरा कर कह रही थी। सनी साहब ने या शमसी ने। मासी को ज़्यादा शक सनी पर ही था क्योंकि उसे यकीन था कि सनी साहब नशा करते हैं। मोमल एकदम खामोश हो गई। बोलती क्यों नहीं, बेगम को पता चल गया तो मार मार कर तेरा भुरकस निकाल देंगी। मासी को उसकी खामोशी ने मुश्तिल कर दिया। सनी साहब पकड़ने लगे थे एक मरतबा, मगर मैं भाग कर नीचे आ गई थी। वो मार का सुनकर जल्दी से बोली थी। ज़रीना और मासी ने कदरे ताज्जुब से एक दूसरी को देखा। फिर शमसी ने, उस अंग्रेज़ किस्म के नौजवान से मासी को बाप मारे के पैर थे। वो तो बेचारा बहुत अच्छा है, मुझे उससे कभी डर नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि तुम मुझे चॉकलेट क्यों ला कर देते हो तो कहता है तुम बेबी हो, तुम भी खाया करो और दूसरे बच्चों को भी दिया करो। कभी उसने तेरा हाथ पकड़ा। ज़रीना को उसकी तूमार से उलझन होने लगी। हाँ, जिस दिन मेरे हाथ जल गए थे उसने मलहम लगाया था और पट्टी बांधी थी, वो सादगी से बता रही थी। दोनों ने गोया सर ही पीट लिए थे और बेबसी से उसकी सूरत देखने लगी थी। मासी ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, यूँ ना बताने की, साफ साफ पूछ इससे, ज़रीना ने झल्ला कर कहा। मासी किसी सोच में पड़ गई। अच्छा ज़रीना, तू अपने क्वार्टर में जा, मैं पूछती हूँ इससे, मासी ने कहा। इतना तो पूछ लिया है, अब क्या पूछे ही जाओगी। मोमल चिढ़ गई। एक तो वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब है। ज़रीना उठकर बाहर चली गई। मासी खिसक कर मोमल के नज़दीक हो गई और मोमल के कान में कुछ बोली। मोमल यूं बिदक कर पीछे हटी गोया करंट लगा हो। वो बुरी तरह खौफजदा होकर मासी की शक्ल देख रही थी। उसे मासी की रसाई पर ताज्जुब था। बोलती क्यों नहीं कमबख्त, बोलेगी नहीं तो फंस जाएगी। ढीला ढीला तो मैं तुझे बहुत दिनों से देख रही थी, मगर ये कुछ तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कितना तेरा ख्याल करती थी मगर हुआ वही जिससे हौल आता था। देख बता दे, बेगम को भिनक पड़ गई तो बहुत बुरा होगा। ऐसा जलील करूँगी उसे, कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो एक बार बोल तो सही। मोमल की खामोशी गोया अटूट थी। बेगैरत गोद में बच्चा खेलेगा तो सब उसके बाप का नाम पूछेंगे। जब कोई तेरे बाप का नाम पूछता है तो तू बताती है कि नहीं। तेरा बच्चा क्या बताएगा। अब मासी की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। बच्चा। मोमल एक टुक मासी की सूरत देखे जा रही थी। उसी लम्हे नफीस ख्वाजा जीना उतर कर नीचे लाउंज में आए। उन्होंने शूटिंग की हुई थी, कीमती ब्रीफ केस उनके हाथ में था। उनके पीछे पीछे मून भी दिखाई दिया। रा सिल्क का कुर्ता, वाइट शूज़, हाथ में लेदर की फाइल। मोमल को ज़ोर की उबकाई आई थी। वो उठकर बेसन की तरफ भागी थी। भाई इस लड़की को क्वार्टर में ले जाओ, इसे वोमिटिंग हो रही है, लाउंज में स्मेल आने लगेगी। नफीस ख्वाजा ने नागवारी से मोमल की सिमत देखा। जी साहब, मासी ने मुँह दबाना कहा। इसे कोई टैबलेट वगैरह दो। मून ने एक उचटती निगाह क्या करती मोमल पर डाली थी। दोनों बाप बेटा बाहर निकले तो मासी फिर मोमल की पुश्त पर जा खड़ी हुई। अरे बता दे किसकी मुसीबत है। अगर अल्लाह यार से कहती हूँ किसी तरह तुझे गोट छोड़ आए तो तेरे माँ बाप का ख्याल आता है। तू बता देगी तो तेरी बहुत बचत हो जाएगी, फिर बेगम भी तेरी कुछ मदद कर सकती हैं। कुछ फूट तो सही। दिन चढ़ गए और तू समझ ले फिर कुछ नहीं हो सकेगा, जान से मारी जाएगी। तेरा बाप तुझे नहीं छोड़ेगा। पहले तो बेगम ही तेरी हड्डियों का सुरमा बनाएंगी।
ماسی اب جیسے منت کر رہی تھی۔ بچہ، مومل کے ذہن میں ابھی تک دھماکے ہو رہے تھے۔ بول مومل، خدا کے لیے ماسی میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تمہاری باتیں۔ ادراک و آگہی کی ہلکی سی دستک نے اسے بری طرح خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اچھا چل تو جا کر کوارٹر میں آرام کر، میں کام نمٹا کر آتی ہوں ادھر۔ ماسی کا دل پسیجنے لگا۔ اس کی عمر، معصومیت، کردار سب کچھ اس کے بوڑھے شعور میں اترا ہوا تھا۔ مت آنا میرے پاس، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہی ہو۔ وہ جیسے پھٹ پڑی اور دوپٹہ سنبھال کر باہر نکل گئی۔ خوف سے اس کا رواں رواں تنا ہوا تھا۔ ماسی اور زرینہ کی باتوں کی باز گشت سے اس کا کلیجہ کانپ رہا تھا۔ صفا بات ہے، مجھے یہ طور طریقے بھائی نہیں۔ بتاؤ، لڑکی بھی وہیں، لڑکا بھی وہیں، اور رشتہ دے رہی ہیں۔ میں تو ریبا کو ڈرائنگ روم میں لانے کے حق میں بھی نہیں تھی، مگر مظاہر کچھ بولتی تو یہی جواب ملتا کہ یہ پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں ہیں۔ بہت اچھا بول رہی تھی، مگر مجھے تو ذرا تیز مزاج کی لگیں۔ بس اللہ رحم کرے ہم پر۔ ریبا کا اپنا مزاج تیز ہے، مانا لڑکا ہر طرح سے اچھا ہے، تعلیم سے، صورت شکل سے، پیسے سے، مگر لڑکے کے گھر والے بھی دیکھنا ہوتے ہیں۔ بڑی اماں چھالیاں کترتے ہوئے ماہ نور سے دل کی باتیں کر رہی تھیں۔ بس ذرا ماڈرن خاتون ہے، آج کل کے زمانے میں سیدھا کون ہے نانی اماں؟ ماہ نور کو در حقیقت ریبا کے لیے مون بہت پسند آیا تھا، ان کے مزاج سے نہیں۔ مجھے تو ریبا کے مزاج سے ڈر لگتا ہے۔ کل رو رو کر جان آدھی کر لی، پتہ نہیں ان کے گھر جا کر کیا تماشا بنائے ہمارا۔ مون بہت دھیمے مزاج کا اور سلجھا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ ہینڈل کر لے گا، اتنا تو سوچ ہی لے گا کہ ریبا کم عمر ہے۔ ماہ نور نے گویا تسلی دی۔ وہ تو خیر میں بھی سمجھ رہی ہوں، مظاہر تو خیر اپنی منوا کر رہے گا، بس یہی دعا ہے کہ اللہ نصیب اچھا کرے۔ ماں باپ کے سائے سے محروم بچی ہے، اللہ پرائے گھر میں اسے سکھ چین دے۔ اپنے گھر میں تو مل نہیں رہا، پرائے گھر میں خاک ملے گا۔ ریبا پاؤں پٹکتی اندر آ گئی تھی۔ بڑی اماں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فون کی بیل ہونے لگی۔ ریبا نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کے انداز میں جھلاہٹ تھی۔ جی کون؟ بتاشا، وہ جو سفید کلر کا ہوتا ہے اور بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اب چکھے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میٹھے ہیں یا کڑوے؟ اکا جان کے لیے فون کی زحمت کبھی آپ اس وقت مت کیجیے گا، وہ سورج کی روشنی میں گھر نظر نہیں آتے۔ میسیج بھی مت دیجیے گا، ہم بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ میسیج دینے والا خود ہی آ جاتا ہے بڑے شوق سے۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی اجازت لے کر نہیں آتا، جسے دیکھو منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ نہیں، دراصل ہم لوگ خوش اخلاق بہت ہیں جی۔ آپ ہی یہی ہیں، بڑی اماں کی باتیں بہت دل لگا کر سن رہی ہیں۔ جی جی، خود تو بہت کم بولتی ہیں، میں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ ہی آپ کے منہ میں جالے تو نہیں لگ جاتے۔ ویسے آپ کون ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکا جان کو پوچھا ہے تو یقیناً ان کے دوست ہیں، مگر آپ ہی کو کیسے جانتے ہیں؟ ریبا روانی سے بولتی جا رہی تھی اور ماہ نور پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ جانے کب عقل آئے گی اس ریبا کو۔ ارے کس کا فون ہے؟ بڑی اماں کا ماتھا بھی ٹھنک رہا تھا۔ آپ ہی کو؟ سوری، میں انہیں نہیں بلا سکتی، ان کے فون سننے پر آج کل پابندی ہے۔ آپ کو بتانے والی بات نہیں ہے، آپ میسیج دے دیجئے، وہ یہیں بیٹھی ہیں۔ ان کے کیا؟ ریبا تقریباً چیخی۔ ماہ نور نے ایک دم تیزی سے اٹھ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کریڈل پر رکھ دیا۔ انجان لوگوں سے اس طرح باتیں نہیں کرتے۔ وہ بدبدائی کوفت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ انجان کب تھے؟ آپ کو اور اکا جان کو تو جانتے ہیں، ویسے آپ کو جانتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں جانتے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ ارے کہیں وہی لفنگا تو نہیں تھا؟ بڑی اماں نے اسے گھور کر پوچھا۔ لفنگا؟ ہمارے ملنے والوں میں لفنگے بھی ہیں؟ اس نے منہ بنایا۔ ایسی کم عقل لڑکی ہے، لڑکیوں کو زیب دیتا ہے وہ پرائے لونڈوں سے اتنی لمبی لمبی باتیں کرے ٹیلی فون پر۔ بڑی اماں برہم ہوئیں۔ ہائے، کیا وہ تھے ماہ نور آپی والے؟ مائی گاڈ! مگر انہوں نے تو چھوٹتے ہی اکا جان کا پوچھا تھا۔ مجھے اندازہ ہو جاتا تو آج خوب سنا دیتا، مگر وہ تو بہت اچھے طریقے سے بول رہے تھے۔ پہلے بہت تمیز سے سلام کیا، پھر بڑی اماں کی خیریت پوچھی۔ اتنی شریفانہ آواز تھی۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں آوارہ لفنگے ہیں۔ ریبا ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ خبردار، آئندہ ٹیلی فون سننے کی ضرورت نہیں، بڑی اماں نے تنبیہ کی۔ لو، ایک اور پابندی، اس نے منہ بنایا۔ مظاہر کو کیوں پوچھ رہا تھا؟ بڑی اماں اندیشہ مند ہوئیں۔ یاد آ رہے ہوں گے انہیں، ریبا نے آف موڈ میں جواب دیا۔ ماہ نور نانی کے سامنے چور سی ہوئی بیٹھی تھی۔ لو بتاؤ، اب کیا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے؟ بڑی اماں کو خول آنے لگے۔ ماہ نور کی گردن احساس جرم سے جھکنے لگی۔ ناحق کی مجرم تو ٹھہری ہی تھی۔ کوئی سا بھائی سن لیتا یہ بے سروپا باتیں تو کتنی بری بات ہوتی۔ ایک لحاظ کی دیوار بیچ میں رہنا چاہیے۔ اب تم ننھی تو نہیں ہو، وہ بھی اس آوارہ سے۔ بڑی اماں خود پر قابو پا کر ریبا کو سمجھانے لگی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ صاحب ہیں، اتنی تمیز سے بات کر رہے تھے جیسے بہت شریف اور نیک ہوں، اس طرح کہ جیسے میں کوئی 4-5 سال کا بچہ ہوں۔ بس پھر میں بھی بات کرنے لگا۔ اب ان کا نام تو میرے ذہن میں نہیں تھا، میں تو سوچ رہا ہوں ان میں برائی کیا ہوگی، لوگ انہیں برا کہتے ہیں۔
अच्छा बस, बड़ी अम्मा ने टोक दिया। फ़ोन की बेल फिर हुई। बड़ी अम्मा इस मर्तबा खुद उठी थीं। अब क्या वो बार बार करेंगे? रीबा को बड़ी अम्मा की एहतियात पर हंसी आने लगी। महानूर से नज़र नहीं उठाई जा रही थी। हेलो, हाँ बोल रही हूँ, मज़ाहिर की दादी। क्या? अच्छा तुम? बड़ी अम्मा कुछ बोलते बोलते एकदम खामोश हो गईं। वो गालिबन बहुत तवज्जो से मुखातिब को सुनने लगी थीं। अल्लाह के वास्ते अब वहीं रहना, बाहर मत आना। अल्लाह की मखलूक बहुत परेशान है तुमसे। बड़ी अम्मा ने रिसीवर पटक दिया। अरे मौला, एहसान है तेरा, ऐसे पैगाम दे रहा है जैसे हम रास्ते में पलकें बिछाए बैठे हैं। मज़ाहिर से कह दीजिएगा कल संडे है, मगर मैं इसलिए नहीं आ सकूँगा कि इस वक्त गुलजार हिजरी पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ। 1 बजे CIA सेंटर चला जाऊँगा। 1 हफ़्ते के रिमांड पर हूँ। इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते से पहले ही लॉकअप से बाहर आ जाऊँगा, फिर आपके यहाँ हाज़िरी दूँगा। बड़ी अम्मा जलकर हरफ हरफ महानूर को सुना रही थी ताकि वो भी खुलकर सांस ले ले। महानूर ने वाकई बहुत तमानियत महसूस की थी। एकदम फ़िज़ा खुशगवार महसूस होने लगी। हाय अल्लाह, बेचारे CIA वाले तो बहुत टॉर्चर करते हैं। रीबा का नरम दिल फड़फड़ाने लगा। वही इन जैसों के लिए मुनासिब ठिकाना होता है। हम किसी की औलाद को कोसना पसंद नहीं करते, मगर जब ऐसी पड़ी हो जो पड़ी हुई है तो दिल से आ ही निकलती है। दुआ तो निकलने से रही, बड़ी अम्मा ने साफ गोई से कहा। उनमें तो नए सिरे से तवानाई दौड़ने लगी थी। महानूर भी गोया असरेनो जी उठी थी, वगरना संडे तो सर पर तलवार की तरह लटक रहा था। ऐसी चार चोट की मार लगना चाहिए कि अकल ठिकाने आ जाए। नस्लों की इज्जत जूते की नोक पर उछालता फिरता है, हरामखोर नहीं तो। बड़ी अम्मा गुस्से से बुड़बुड़ाईं। छोड़ें भी बड़ी अम्मा, अब बेचारे अंदर तो हो गए हैं। रीबा ने तरस खाए हुए गोया दरख्वास्त की थी। इसे आरफा को कहलवा दो, उसके लिए तो ये खुशखबरी है, सुनेगी तो हल्की हो जाएगी। बड़ी अम्मा की बातनी तमानियत से चेहरा जगमगा रहा था। कैसी रातें वीरान कर दी थी, मुई पलक नहीं लगती थी। वो फिर गोया हुई। इस वक्त तो रीबा की उल्टी सीधी बातों का भी वो नोटिस नहीं ले रही थी। महानूर की चलत फिरत में अजीब किस्म की तेज़ी आ गई थी। तो क्या उसने थाने से फ़ोन किया होगा? बड़ी अम्मा को नई सोच आई। जो लोग स्टैंडर्ड के बदमाश होते हैं उन्हें कानून हर तरह की सहूलत देता है। रीबा ने अपनी दानिश्त में गोया मालूमात में इजाफा किया। फिर अंदर क्यों लेकर जाते हैं? गोद खिलाने के लिए? बड़ी अम्मा को गुस्सा आ गया। उनको गोद खिलाने के लिए तो आलम चन्ना की खिदमत हासिल करना होगी। क्यों आपी? रीबा हंस पड़ी। कल कितना रो रही थी, आज हंसी नहीं रुक रही। महानूर ने भी खुशगवार मूड में उसे तंग किया। अब क्या रोता रहूं, उम्र भर ही रोना है। वो एकदम संजीदा हो गई। तेरे मुंह में खाक, बड़ी अम्मा होल गईं। वो लॉकेट कहाँ फेंका? बड़ी अम्मा को अचानक ध्यान आया। वो मैंने आपकी वार्डरोब की दराज में डाल दिया है। इसने वाकई फेंक दिया था, महानूर ने जवाब दिया। ज़रा लेकर आना देखूं तो। बड़ी अम्मा इस वक्त तरंग में आ गई थी। सिर्फ देखिए नहीं, पहन भी लीजिए। मैं तो पहनूंगा नहीं। रीबा ऑफ मूड में बाहर निकल गई। है कोई इसकी कल सीधी? बड़ी अम्मा का मूड फिर ख़राब हो चुका था। इसकी क्या नहीं रुकी? क्या दवा नहीं खाई उसने? शाहाना ब्लू साड़ी और पार्टी मेकअप में कहीं जाने को बिल्कुल तैयार थी। रात के 9 बज रहे थे। वो फ़ोन करने के इरादे से फ़ोन सेट की तरफ बढ़ी तो मोमल की उबकाइयों ने कदम रोक लिए। इसी तरह वोमिटिंग होती रही तो आज रात में कुछ हो जाएगा। मासी बराबर में चौधरी साहब की बहू होंगी। आज संडे है, वो ऑफ होती हैं। देख कर आओ, किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में तो नहीं है। अगर घर में हो तो साथ ले आना। देखो इसका हाल, वहीं बेसन के पास लेट गई है। ये गले पड़ती लग रही है। वो कदरे तशवीश से मासी से मुखातिब हुई। बाहर निकलते वक्त मासी के कदम मन मन भर के हो रहे थे। अल्लाह इस जान पर रहम करे। पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं ये लोग। वो बड़बड़ाई और सोफ़े पर बैठकर फ़ोन डायल करने लगी। उसी लम्हे सनी सीटी पर एक शौक धुन बजाता लाउंज में दाखिल हुआ। फंटास्टिक, ज़बरदस्त। कहाँ की तैयारी है मम्मी? वो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। मिस्टर मिनहास के यहाँ पार्टी है, चल रहे हो? तुम्हारे डैडी लेट आए हैं, तैयार हो रहे हैं। इतना टाइम है, तुम तैयार हो सकते हो। उनकी वाइफ ने तुम दोनों को स्पेशल इनवाइट किया था, मगर ना तुम्हारा पता था ना मोन की कोई खबर है। अभी तक अपने कमरे में है या? सॉरी मम्मी, अब तो मूड नहीं बन सकेगा। उसने शाने उचकाए। ये यहाँ इस तरह क्यों लेटी है? वो फिर आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया और हैरत से मोमल को देखने लगा। शायद फूड पॉइज़न हो गया है, सुबह से वोमिटिंग कर रही है। जो सामने आ जाता है खा लेते हैं ये लोग, वो नागवारी से कह रही थी। इस तरह लेटने से इसकी वोमिटिंग रुक जाएगी। अल्लाह यार से कहीं इसको डॉक्टर को दिखाए। दोपहर को गई थी मासी लेकर, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सुरैया को बुलवाया है, मासी गई हुई है बुलाने। इससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। गोद में उठाकर कौन ले जाएगा? अपने डैडी को नॉक कर देना, देर हो रही है। उन्होंने सनी को ऊपर जाता देखकर कहा और दोबारा डायल करने लगी। मासी को गए हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो रहे थे। मोमल आंखों पर बाजू रखे यूं लेटी थी गोया रोशनी से बच रही हो। खौफ से वो तकरीबन नुचड़ ही चुकी थी। मासी की पूछ पड़ताल ने उसकी सारी तवानाइयाँ निचोड़ दी थीं।
शहाना की मौजूदगी उसे यूँ लग रही थी जैसे सर पर नाकाबिले बर्दाश्त वज़न रखा हो। आखिर मासी डॉक्टर सुरैया के साथ लाउंज में दाखिल हुई। सलाम दुआ का तबादला हुआ। ये मुलाजमा है मेरी, इसकी वोमिटिंग नहीं रुक रही, मुझे लगता है फूड पॉइज़न हो गया है। बेबी इधर सोफे पर आकर लेट जाओ, सुरैया ने मोमल को मुखातिब किया। मासी ने उसे सहारा देकर उठाया। उसकी अपनी टांगें बुरी तरह काँप रही थीं। उसका जी चाह रहा था शहाना फ़ौरन मंजर से हट जाए। लाउंज में गोया कोई अफरीत मंडला रहा था कि अंधेरा सा छाने लगा था। सुरैया ने उसकी नब्ज़ देखी, सांस चेक की, दिल की धड़कन नोट की, फिर उसका बीपी चेक किया जो ख़तरनाक हद तक लो था। उसके माथे पर शिकनें उभर चुकी थीं। मेरा ख्याल है इसकी उम्र बहुत कम है। इज़ शी मैरिड? वो पलटकर शहाना से पूछ रही थी। शहाना बुरी तरह चौंक कर सुरैया की सूरत तकने लगी। नहीं भाई, अभी तो इस बदअकल को अपना पता नहीं है, वो उलझकर कह रही थी। सुरैया सीधी हो गई। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच की छाप उतर आई थी। वो बीपी ऑपरेटस बंद करके शहाना के नज़दीक चली आई। कब से है ये आपके पास आंटी? तकरीबन 9-10 महीने हो गए। शहाना बहुत उलझ रही थी। शी इज़ प्रेग्नेंट। तकरीबन 2.5-3 माह की प्रेगनेंसी है इसे, सुरैया बहुत अफसोस के साथ इतला दे रही थी। शहाना की तो गोया टांगें मफलूज हो गई थी। 2.5-3 माह? वो हैरत से सुरैया की सूरत देख रही थी। जी, अभी इसे वोमिटिंग रहेगी कुछ दिन, यही रीज़न है। कितने अफसोस की बात है। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से ये एडवाइस भी नहीं कर सकती कि आप इसकी डाइट का ख्याल करें। इसका बीपी बहुत लो है। अगर इसकी यही हालत रही तो ये डिलीवरी अफोर्ड नहीं कर सकेगी, एक्सपायर हो सकती है। उम्र भी कम है और वीक भी बहुत है, सुरैया स्टेथोस्कोप से खेलते हुए धीमी आवाज़ में कह रही थी और शहाना फटी फटी आंखों से बस उसे देखे जा रही थी। मासी के सारे जिस्म पर लर्जा चढ़ रहा था। मोमल अलबत्ता गनोदगी की कैफियत में पहुंच चुकी थी। आप कहें तो बीपी मेंटेन के लिए कोई दवा लिख दूं? वो शहाना की कैफियत से नज़र चुराकर गोया इजाज़त मांग रही थी। अफसोस तो उसके अपने चेहरे पर भी नक्श था। शहाना ने बमुश्किल हुंकारा भरा। सुरैया उनके पहलू में बैठ गई और बैग से पैड और पेन निकालकर नुस्खा लिखने लगी। इसी दौरान नफीस ख्वाजा तैयार होकर नीचे आ चुके थे। क्या प्रॉब्लम है? वो चौंक पड़े। लाउंज में 4 जी नफूस मौजूद थे और वहशतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। अस्सलामुअलैकुम अंकल। सुरैया ने नफीस ख्वाजा को सलाम किया। वस्सलाम बेटा, क्या हुआ इसे? वो सलाम का जवाब देकर शहाना से मोमल की बाबत दरियाफ्त करने लगे। कुछ नहीं, वैसे ही कुछ वोमिटिंग वगैरह हो गई थी। आप चलें, गाड़ी में बैठे, मैं आती हूँ। उनकी क़ुव्वत गोयाई आनन फानन कमज़ोर हो गई थी। ठीक है मासी, इसका ख्याल रखो, मेडिसन वगैरह दो इसे, वो रस्मी से अंदाज में कहकर बाहर निकल गए। मैं चलती हूँ आंटी। सुरैया बैग बंद करके उठ खड़ी हुई। थैंक यू सुरैया। शहाना ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। यू वेलकम आंटी। सुरैया ने शहाना के शाने पर बहुत हमदर्दाना अंदाज में हाथ रखकर कहा, फिर मासी की तरफ पलटी। मासी, इसकी केयर करो। खुदा हाफिज़ आंटी। वो शहाना की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गई। शहाना ने मासी की तरफ देखा। तुमने तो बाल धूप में सफ़ेद किए हैं गालबन। 2-3 महीने का पहाड़ उठाए फिर रही है ये, मगर तुम्हारी आंखों में मोतिया उतरा हुआ है। वो फुनकारी। मासी खामोश खड़ी थर थर काँप रही थी। उम्र देखो इसकी और हरकतें देखो, इसके तो जोड़ का भी नहीं है कोई कोठी में। पूछो इससे कहाँ से लाई है ये आग उठाकर। मासी उसी तरह खामोश खड़ी रही। कोई ज़रूरत नहीं इसे कोई दवा देने की, मरने दो। ऐसी लड़कियों को तो यूं भी मर जाना चाहिए। मुसीबतें पीटने के लिए नई रूहें दुनिया में लाएं, इससे बेहतर है मरा जाएं। ज़रा इसकी उम्र देखो और इसके हौसले देखो। अल्लाह यार को बुलाकर सारी सूरत हाल समझाओ और उसे कहो इसे फ़ौरन गोट छोड़ कर आए, इसकी बहन को भी। मैं नाक से लकीर खींचती हूँ, आइंदा किसी लड़की को इस कोठी में काम नहीं मिलेगा। तौबा, पेट में रोटी नहीं और हरी हरी सूझती है। उन्होंने नफ़रत से मोमल की तरफ देखा। अभी तो मैं जल्दी में हूँ, आकर करूँगी इससे हिसाब किताब। इससे पूछ कर रखो कौन है इस बच्चे का ज़िम्मेदार। मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया तो इसके हक़ में बहुत बुरा होगा। इस मामले में तुम्हारी ज़िम्मेदारी भी है कि तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने में कैसे कामयाब हुई। सीधी सी बात है, मेरी गैर मौजूदगी में तुम भी सैर सपाटों को निकल जाती होगी। खुद ब खुद सारी पोल खुल गई ना। अपने आप को भी यहाँ की मुलाजमत से फारिग समझो। मुझे तो उस शमसी पर ही शक है, वो बड़बड़ाई। लोगों को पेट भर खाने को मिले तो नई नई सोचने लगती है, वह हकारत से कहकर बाहर निकल गई। मोहन ने दूसरे स्टेप पर पाँव रखते ही कुछ सुन लिया था। शहाना बाहर निकल चुकी थी, मगर वह हनूज उसी जाविये से जीने के ऊपरी हिस्से पर मौजूद था। मोहन सिर्फ चंद लम्हों के लिए अपनी जगह पर साकत हुआ था, फिर फ़ौरन ही हवासों में वापस आकर जीने की सिमत बढ़ गया था। अपने कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया, पंखा चलाया, साथ ही एसी ऑन कर दिया और अपनी शर्ट उतारने लगा। जहन में शदीद किस्म के धमाके हो रहे थे। उसने कई बार सर को यूं झटका जैसे खुद को यह बावर करवाना चाह रहा हो कि वो वाकई जाग रहा है, किसी भयानक ख्वाब के अमल में नहीं है। शर्ट उतारकर उसने बिस्तर पर फेंक दी थी और एसी के बिल्कुल नज़दीक जाकर खड़ा हो गया था। अंदर कोई आग दहकने लगी थी जिसको ठंडा करना चाह रहा था। क्या मतलब है? क्या कह रही थी मम्मी? नॉनसेंस।
वो यकदम किसी ध्यान से बाहर आकर वार्डरोब से कपड़े निकाल कर बाथरूम में चला गया। देर तक शावर लेने के बाद जब बाहर आया तो मासी उसका दरवाज़ा बजा रही थी। उसने हाथ गाउन की बेल्ट बांधकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। क्या प्रॉब्लम है? उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। साहब, वो मर जाएगी। बेगम साहिबा के इरादे ख़तरनाक लग रहे हैं। वो वापस आकर उसकी जान ले लेंगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो जल्द आ जाइएगा, मेरा तो दिल कांप रहा है। अल्लाह यार कोठी में नहीं है, वरना मैं दोनों को अभी गोट भिजवा देती। क्यों मारेंगी वो उसे जान से? अब क्या टूट गया है या जल गया है? वो बड़ी बेजारी से हम कलाम हुआ। अब तो वाकई उसका नसीब फूट गया है। साहब, आप यकीन करें, आज ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। इस अंधेरे में मुझे कुछ नहीं सूझ रहा सिवाय इसके कि मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज़ करूं कि उसे किसी तरह गोट भिजवा दें। इस घर में सिर्फ आप ही हैं जिससे कुछ हमदर्दी की उम्मीद की जा सकती है। ज्यों-ज्यों सुई आगे सरक रही है, मेरा दिल डूब रहा है। मासी वाकई बड़ी आस से उसकी सिमत देख रही थी। तो मम्मी क्यों बन रही हैं उसकी जान की दुश्मन? उसने अनजान बनकर ब्रश उठाकर अपने बालों में चलाते हुए सवाल किया। अब क्या बताऊं साहब, बात इतनी भारी है कि ज़ुबान से सरकती नहीं। बस यूँ समझिए जुल्म की इंतहा हो गई है। मासी जज्बत सी होकर बोली। औलाद तो इंसान का अपना जिस्म होती है, इतनी कीमती होती है कि अल्लाह भी बाज़ औक़ात उसी के ज़रिए आजमाइश करता है। माल और औलाद, यही तो इंसान की कुल कहानी है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं, इधर उधर बेनामो निशान औलाद ठोकरे खाने को दुनिया में छोड़ देते हैं। मैं नीचे जा रही हूँ साहब, आप ज़रा हम गरीबों का ख्याल कीजिए, बड़ा मुश्किल वक्त है बेचारी पर। मासी को बोलते बोलते अपनी हद और मोन की उम्र और गैर शादीशुदा हैसियत का ख्याल आया तो अपनी ज़ुबान को खुद ही रोक लिया और फ़ौरन वापस पलट गई। एक पत्थर वो उसकी ज़ात के तालाब में फेंक गई थी। दूर दूर तफक्कुर की लहरों के दायरे फैल रहे थे। हमारे वक्तों में लोग महीनों जूते घिसाते थे, फिर भी फ़िक्रमंद होते थे कि पता नहीं लड़की वालों की तरफ से हाँ होगी या ना। इतने नखरों से बेटी दी जाती थी कि लेने वालों की जान पर बनाती थी, और अब लड़के वाले आते हैं तो बस जैसे आते ही हाँ हो जाती है। बताओ, फ़ौरन ही 4-5 हज़ार का तोहफ़ा गले में डाल गई, जैसे उन्हें पहले से यकीन दिला दिया गया हो कि हम उन्हें बेटी देने का फ़ैसला कर चुके हैं। ज़िंदगी तो जानवर भी गुजारते हैं, इंसानों को कुछ रख रखाव से काम लेना चाहिए। अब इतना तो मुझे पूछने देते कि वो हमारी लड़की को किस बुनियाद पर पसंद कर रही हैं। उनके सर पर बुज़ुर्ग मौजूद हैं कि नहीं, उनके रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं, दूर के कितने हैं, करीब के कितने हैं। दुनिया बहुत फास्ट जा रही है बड़ी अम्मा, अब पेड़ गिनने की किसी को फुर्सत नहीं। हमारे यहाँ तो अभी भी खासा टाइम ज़ाया करने की आदत है। बाकी दुनिया में तो लड़का लड़की शादी करने का फ़ैसला करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने चले जाते हैं और वालिदैन को फ़ोन पर इतला कर देते हैं कि हमने शादी कर ली है। वलीमे की सुबह को अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। किस कदर वक्त की कदर करते हैं। यहाँ तो वलीमा होता है तो 3-4 घंटे मेहमान सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, यानी कि हद हो गई। इजहार ने बड़ी अम्मा की तकरीर के जवाब में 2 गुना ज़्यादा तकरीर की। हटाओ, इन्हीं छोटी छोटी बातों में तो ज़िंदगी के रंग हैं। शादी ब्याह कोई रोज़ रोज़ की बातें हैं। उम्र पड़ी होती है वक्त संभालने के लिए। मार जने किधर भागी जा रही है दुनिया, भागने वालों को पता नहीं कि किधर जा रहे हैं। बड़ी अम्मा सुलग कर रह गई। वक्त की कदर करना चाहिए बड़ी अम्मा, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर होती है, मजहर ने भी समझाया। 2 ख़ानदान मिलते हैं तो नया हसब नसब शुरू होता है। हसब नसब से नस्लें निखरती हैं, ज़िंदगी में खूबसूरती और सहूलत आती है, दीन दुनिया में रोशनी होती है। तुम बच्चों की समझ में नहीं आएंगी ये बातें। इंसान वक्त से ज़्यादा अहम है। रख रखाव से इंसान की शख्सियत मजबूत होती है। पहली मुलाकात में इतना कीमती तोहफ़ा देने का मतलब तो ये है कि जैसे ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहते हैं। हमारी तरफ से पहले हाँ का इंतज़ार करती, हाँ हो जाती तो जो मर्ज़ी तोहफ़ा अपनी बहू को देती। बड़ी अम्मा की वज़ादारी पर चोट पड़ी थी। उस दिन से सोच सोच कर कुड़ रही थी। बर्दाश्त जवाब दे गई थी, यूँ भी दिल में तो जमाल को जगह दिए बैठी थी। बड़ी अम्मा, अक्का जान ने भी तो अपने रवैये से उन्हें खुशफहमी में मुब्तला किया होगा। उन्होंने भी तो अंदाज़ा कर लिया होगा कि अक्का जान उनकी फ़ैमिली को पसंद करते हैं। हाँ ना, यही बात हुई होगी। इतने आराम से बेटी दे दो तो बेटी की वो वक़्त नहीं रहती जो ससुराल में होना चाहिए। बड़ी अम्मा ने तायद भी की और इजाफा भी। ये पुराने ज़माने की बातें हैं, आजकल इन बातों की परवाह नहीं की जाती। हमारी रिबा में कोई कमी नहीं है, ये वो भी देख रहे हैं, मजहर ने कहा। खैर, होना तो वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी, अब तो जो होना था वो हो चुका। उन्होंने गोया तंग आकर खुद ही बात समेटी। फिर शादी का कब तक इरादा है? आपको तो तैयारियों के लिए भी वक्त चाहिए, एक एक रस्म के लिए 1-1 महीने की तैयारी। अगर जो उन्होंने एमरजेंसी डेट मांग ली तो आप क्या करेंगी? आज इजहार बड़ी फुर्सत में बात कर रहा था। एमरजेंसी? खुदा न खास्ता तोपें चलने वाली हैं। शादी हम अपने हिसाब अपने तौर तरीक़ों से करेंगे। एमरजेंसी में चाहिए तो कोई और घर देख ले। हाँ, एक ही बच्ची हमारी, 100 अरमान है हमारे दिल में, बड़ी अम्मा ने बुरा मनाने के अंदाज में कहा।
صرف 100؟ مظہر نے تعجب سے پوچھا۔ آپ کا دل تو ارمانوں بھرا خزانہ ہے، پوتوں کی شادی کا ارمان، ریبا کی شادی کا ارمان، ہندوستان جانے کا ارمان، سب پوتوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو کھلانے کا ارمان، پھر ان ساتھ ساتھ بیٹوں کا بھی صحرا دیکھنے کا ارمان۔ بولے چلا جا رہا ہے، یہاں میں قیامت کے بوریے سمیٹنے کو بیٹھی رہوں گی؟ بس ریبا کی شادی ہو جائے، پھر ایک اور حج کرنے کا ارمان ہے، اس کے بعد پھر اللہ چلتے ہاتھ پیروں اپنے پاس بلا لے۔ چھوڑیں بڑی اماں، حج کے بعد آپ کو کچھ اور یاد آ جائے گا، آپ پھر مہلت مانگ لیں گی۔ باغِ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کارِ جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ مظہر نے شرارت بھرے انداز میں دادی کو دیکھتے ہوئے شعر پڑھا۔ خیر کام تو واقعی بہت ہے، بہرحال جانا تو ہے، اتنی عمر بھی کھینچ لی، جانو بہت ہے۔ اس بچی کی خاطر جینے کو مانگتی تھی، معلوم نہیں اس کا دل کیسا تھا، کیسے سمجھایا ہوگا اس نے خود کو۔ 7 بچے ماشاءاللہ، کبھی یاد نہ آئے ہوں گے، ماں تو ماں ہوتی ہے، حادثے فطرت کو نہیں بدل سکتے۔ بڑی اماں بہت اداس انداز میں کہہ رہی تھیں، کچھ اس طرح گویا خود کلامی کر رہی ہوں۔ ہمارا تو باپ بھی زندہ ہے بڑی اماں، اس طرف بھی روشنی ڈالیے، مظہر نے تلخی سے کہا۔ خاموش رہو، بہن ادھر ادھر ہی ہوگی، کچھ کان میں پڑ گیا تو مصیبت ہو جائے گی، سنبھالنا مشکل ہوگا۔ کیسے کیسے بچا کر یہاں تک لائی ہوں، بڑی اماں نے گھبرا کر مظہر کو ٹوکا۔ ایک دن تو اسے پتہ چل ہی جائے گا، اظہار بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اللہ مالک ہے، تمہاری تائی ہی سے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کبھی ان کے منہ سے کچھ نہ نکل جائے، بے دھڑک بولنے کی عادت ہے۔ تمہارے تایا کا ڈر نہ ہو تو کچھ نہ کچھ بول ہی پڑے، یہ بچپنا اس کا ختم ہو تو ایک روز خود ہی بتا سمجھا دوں گی، اس سے پہلے کہ کہیں اسے بھنک پڑے۔ ابھی تک مجھے تمہاری ماں کا گھر سے نکلنا یاد ہے، ساتھ کچھ لے کر نہیں گئی تھی، کان سے بالیاں تک اتار کر میرے ہاتھ پر رکھ دی تھیں اور ریبا کو میری گود میں دے کر بولی تھی، اماں اس کے باپ سے کہہ دیجیے گا میں اس کے گھر سے کچھ لے کر نہیں جا رہی، نہ مال و دولت نہ اس کی اولاد، میری اس بخشش پر اس کا ضمیر ہمیشہ اسے کچوکے لگائے گا، یہی اس کی سزا ہے، یہی میرا انتقام۔ میں نے کہا دلہن کلیجہ پتھر کا ہے؟ بولی بنا رہی ہوں، بہت منت کی تھی اس کی، بہت روکا تھا، بہت سخت دل بنایا اللہ نے اس کا، خود سری اس کی فطرت میں تھی، مگر ماں کو تو بس ماں ہونا چاہیے، ایک عورت کی دولت تو اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ 6 بیٹے دیے تھے اللہ نے، بڑی ناشکری کی، جانے کس حال میں ہوگی۔ اجڑنے کے دن یاد آتے ہیں تو ہوک سی اٹھتی ہے، 2 جانوں نے 7 جانوں کا تماشا بنا دیا۔ بڑی اماں کی آواز بھر آ گئی۔ بہت سمجھاتی تھی تمہارے باپ کو کہ عورت پسلی سے بنی ہے، اللہ کے رسول کا کہا ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، مگر اس کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ مرد ضد میں آ جائے تو بڑے نقصان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اپنی نشانیاں مجھے سونپ کر جانے کہاں منہ چھپا کر بیٹھ گیا۔ بڑی اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مظہر اور اظہار بالکل چپ تھے۔ بارہا اس طرح کے مواقع آتے تھے جب سب گھر والے مسکرانا بھول جاتے تھے، نہ کردہ گناہ احساس جرم میں مبتلا کر دیتے تھے۔ چھوڑیں بڑی اماں، نہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا جانتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی کی ضرورت ہے۔ 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا بڑی اماں۔ اظہار نے بہرحال خاموشی توڑی اور جیب سے بائک کی چابی نکال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چہرے کی افسردگی پر پردے ڈال کر باہر نکل گیا۔ بڑی اماں دوپٹے سے آنکھیں پونچھنے لگی۔ مظہر کرسی پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ ٹانگیں دور تک سیدھی پھیلی ہوئی تھیں، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سو گئی؟ اٹھا کے لا، کیا طوطا پالا تھا میں نے، ساری پارٹی کا مزہ کرکرا ہو گیا، ذہن ادھر سے ہٹ کر نہیں دیا۔ نامراد کو نیند کیسے آ گئی؟ ایسوں کو تو زہر کھا کر موت کی نیند سونا چاہیے، حرافہ کہیں کی۔ شاہانہ نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ماسی لشتم پشتم کوارٹر کی طرف دوڑی تھی، مومل بے سدھ سو رہی تھی، ماسی کے جھنجھوڑنے پر بمشکل اٹھی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے چلا کر پوچھا تھا۔ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، ماسی نے بہت دکھ سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب کیا ہے، سارا کچن تو صاف کر دیا تھا، نہ کچھ جلایا نہ توڑا، انہیں نیند نہیں آتی رات کو؟ وہ بگڑے بگڑے انداز میں گویا ہوئی۔ خود ہی پوچھ لیجیے، جلدی اٹھ، دیر ہو گئی تو یہیں آ جائیں گی۔ مومل نے بڑی بیزاری سے پاؤں نیچے لٹکائے اور چپل پاؤں میں ڈالی، دوپٹہ گلے میں لٹکایا اور کھڑی ہو گئی۔ دوپٹہ صحیح سے اوڑھ۔ ماسی نے اس کے گلے پر نظر ڈالی اور ٹوک دیا۔ اس کے وجود سے کسی دوسری موجود روح کے اثرات جھلکنے لگے تھے، آنے والی نئی زندگی کی تیاریاں واضح تھیں جن سے شاید وہ ابھی بے خبر تھی۔ پرسوں بھی کہا تھا قمیض کے نیچے دوسرا کپڑا بھی استعمال کیا کر، شرم غیرت بالکل ہی کہیں رکھ کے بھول گئی ہے۔ ماسی ساتھ چلتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی شاہانہ پر نظر پڑی جو بڑی اضطراری کیفیت میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں۔ مومل پر نظر پڑتے ہی چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور اس کی چوٹی دبوچ لی۔ مار مار کر کیما بنا دوں گی، ورنہ سیدھے سیدھے بتا کس کی مصیبت ہے یہ۔ انہوں نے زور سے اس کی چوٹی کو جھٹکا دیا۔ مون کو ماسی پہلے الرٹ کر گئی تھی، اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اسے شاہانہ اور نفیس خواجہ کی آمد کا بھی علم تھا۔
उसे अंदाज़ा था कि आज रात मार का ज़रूर होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि शहाना आज रात सुकून से सो जाती। वो अपने कमरे के दरवाजे में आ खड़ा हुआ था और शहाना की लान तान दम बखुद होकर सुन रहा था। उन्हें बेधड़क होकर बोलने की आदत थी। क्यों नहीं फूटती? देख, उसका नाम बता दे। अगर आज ही निकाह ना पढ़वाया उससे तो मेरा नाम शहाना नहीं। अगर मना करेगा तो अपनी शामत को आवाज़ देगा। आज मैं तफ्तीशी सेल भिजवा कर वो टार्चर करवाऊंगी कि सारी अयाशी भूल जाएगा। मोहन को झरझरी आ गई। चटाख चटाख की आवाज़ पर जैसे वो जाग गया। नहीं बोलेगी तो यहीं ठंडा कर दूंगी। उन्होंने 2-4 और जड़े। अब उन पर मखसूस हिस्टेरियाई कैफियत तारी हो चुकी थी। आंखों से खून टपक रहा था। मासी दीवार से लगी थर-थर काँप रही थी और जो याद आ रहा था पढ़ रही थी। कैसी पक्की है, क्यों नहीं बकती, क्यों नहीं बोलती? उन्होंने उसका सर दीवार में दे मारा। क्या बोलूं? बिलाखिर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। सर दीवार से टकराया तो चक्कर आने लगे। आंखों के सामने तारीकी छा गई। मैं ये भी कर सकती थी कि अल्लाह यार के साथ आज ही कोर्ट भिजवा देती, मगर मुझे ये पता चलना चाहिए मेरे घर में ये जुर्रत किसने की। बेगम साहिबा, मैं इसे उगलवा लूँगी, आप इसे छोड़ दें। ये जान से चली जाएगी तो आपको भी मुश्किल होगी। मासी उसे दीवार से टकराता देखकर तड़प कर उसके और शहाना के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई थी और हाथ जोड़ दिए थे। हट एक तरफ निकम्मी औरत, यहाँ ये गुल खिल गए, तेरी आंखों पर पट्टियाँ बंधी रहीं। खुदा मालूम कहाँ गंवाई सारी उम्र। शहाना पर गोया भूत सवार था। मासी को एक तरफ धक्का देकर फिर मोमल की तरफ झपटी और फिर उसकी चोटी पकड़ ली। नाम तो पूछ कर रहूँगी, चाहे नाम बताकर फ़ौरन मर जाए। उन्होंने उसकी चोटी को झटका दिया और दोबारा सर दीवार में दे मारने का इरादा किया, मगर इतनी देर में मोहन ने मोमल का बाजू थाम कर शहाना की सिमत देखा था। ये तो मर जाएगी, मगर फिर इसके बाद का सोचिए। अभी सोचने का वक्त नहीं, तुम्हें इस मामले में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं। हटो एक तरफ। वो अपने आपे में नहीं थी। मोहन को यूं एक तरफ धकेला गोया वो कागज़ से बना हो, मगर मोहन ने दोबारा मोमल का बाजू थाम कर उनके शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश की। मोहन को देखकर मासी की जान में जान आ गई थी। मैं कह रही हूँ हटो एक तरफ। तुम्हें नहीं पता क्या करके बैठी हुई है। मेरे अंदर एक आग लगी हुई है। महफिल छोड़ कर आई हूँ। वो गुर्राई। ये किसी मसले का हल नहीं है। आप अपने लिए मुसीबत मोल ले रही हैं। उसने मज़ाहमत जारी रखी। मुसीबत तो मोल ले चुकी उसी दिन जिस दिन इस मनहूस को घर में घुसने दिया था। तुम जाओ अपना काम करो। इन पर काबू पाना इस वक्त बहुत मुश्किल था। मासी, मम्मी को एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। उसने मोमल का बाजू छोड़कर शहाना को शानों से थाम लिया। ये आग एक ठंडे पानी के गिलास से नहीं बुझेगी, तुम जाते क्यों नहीं? वो चिल्लाई। वो बहरहाल मर्द था। उसकी शहाना पर मजबूत गिरफ्त थी। वो फड़फड़ा कर रह गई थी। मोहन ने बमुश्किल तमाम उनके हाथ से मोमल की चोटी छुड़ाई। मम्मी होश में आए, किसी और तरीके से काम लें। वो उनको थामे हुए कह रहा था और ख़ुद अंदर ही अंदर ज़ेरो ज़बर हो रहा था। मैं तुमसे कह चुकी हूँ मेरे मामलात में मुदाखलत से परहेज़ किया करो। जब तुम्हें एक बात का सिरे से पता ही नहीं तो क्यों बीच में आ रहे हो? वो उसकी गिरफ्त में नए सिरे से फड़फड़ाने लगी। माँ बनने वाली है ये, जाने किसका तो गले में लटकाए फिर रही है। उसकी उम्र देखो और इसकी हरकतें देखो। वो खून आशाम नज़रों से मोमल को घूरने लगी। मोहन यकलख्त खामोश सा हो गया। हो सकता है मम्मी इस पर जबर हुआ हो, इसका कसूर ना हो। वो बहुत पस्त आवाज़ में कह रहा था। जबर होता तो बता ना देती किसी को। अरे ये बहुत पक्की है। उन्होंने अपने शाने से मोहन का हाथ हटाने की कोशिश की, जो एहसास शिकस्तगी से खुद भी अधमुआ था। जाओ मोमल, तुम अपने क्वार्टर में जाओ। कहीं नहीं जाएगी ये, तुम जाओ अपने कमरे में। वो चिल्लाई। व्हाट हैपेंड? सनी गाउन की डोरियां कसता नीचे चला आया था और बहुत ताज्जुब से सबको बारी बारी देख रहा था। कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ अपने कमरे में। वो सनी पर भी बरस पड़ी। इतनी रात को टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है? ये काम अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है। सनी का मूड बहुत ख़राब हो चुका था। वो तो बहुत आराम से सोने की नीयत से बिस्तर पकड़ चुका था और अपने ख़ास नशे के सरूर के एहसास से सरतापा खुशी की लहरों से मसहूर था। माँ के चीखने की आवाज़ एक पत्थर की तरह उसके एसाब पर लगी थी। वो बहुत जलता भुनता नीचे आया था। आवाज़ अगरचे कमरे में वाज़े नहीं जा रही थी, मगर वाशरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला होने की वजह से बरास्ता वेंटिलेटर कमरे में दाखिल हो रही थी। व्हाट्स ए पज़ल? वो मोहन की तरफ मतवज्जा हुआ। अगर ये नॉनसेंस सी लड़की इतना बड़ा हेडिक है तो इसे वापस गोट क्यों नहीं भेज देते? क्यों ये ताज सर पर सजा रखा है? जाओ लड़की, खुदा के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। सुबह ही सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जान छोड़ दो हम सबकी। छोड़े मम्मी, आप क्यों टेम्पर लूज़ करके अपना बीपी अपसेट कर रही हैं? सनी, मोहन, चलो तुम दोनों अपने अपने कमरे में। ख़बरदार मेरे मामलात में अगर टांग अड़ाई। शहाना ने दोनों को घूरते हुए धमकी दी। शहाना की इतनी सीरियस हालत देखकर सनी लम्हे भर को सोच में पड़ गया था। उसने महसूस कर लिया था कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। उसने मोहन की तरफ देखा। तुम ही बता दो क्या मसला है? मोहन, जो एक लग्जिश की आग से झुलसा जा रहा था, यूँ महसूस हुआ गोया सनी ने तेल छिड़का हो। उसने मोमल पर एक नज़र डाली।
सनी की तरफ देखा मगर बोला कुछ नहीं। मम्मी आराम करने दें, वो आखिरकार चिल्ला गया। एयर टाइट रूम में आवाज़ कैसे जा सकती है? तुम अपने वॉशरूम का डोर चेक करो और ठीक से बंद करके सो जाओ। मोमल दीवार से टेक लगाए सर पकड़े खड़ी थी। मालकों की तकरार से उसे सांस लेने और संभलने का मौका मिल रहा था। मासी मोमल के करीब ही खड़ी थी। इस घर में ये दोनों लड़के हैं। इनका बाप 3 महीने पहले यहाँ नहीं था। शमसी है, ड्राइवर है। अब तू बता किसका बच्चा है ये? शहाना अब दोबारा से मोमल की तरफ मतवज्जा हो गई थी। बच्चा? वो टुकर टुकर उनकी सूरत देखने लगी। कौन सा बच्चा? कहाँ है? काकू की माँ, मासी, बेगम साहिबा, सभी को बच्चा नज़र आ रहा है, मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्या कह रही हूँ मैं तुम दोनों से? जाओ अपने कमरों में, वो मून और सनी से बोली। सनी तो बच्चे के जिक्र पर इस कदर हवास बागता और होंक था कि उसने तो माँ की आवाज़ ही नहीं सुनी। हुज़ बेबी? वेयर्स बेबी? व्हाट्स ए पज़ल? वो मून से पूछ रहा था। मून ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। नहीं जाओगे तुम लोग? अच्छी बात है, चल तू अपने क्वार्टर में, मैं तुझसे वहीं निपटूंगी। जब तक नाम नहीं बताएगी जान नहीं छोड़ूंगी। किसका नाम पूछना है? मैं टैकल कर लेता हूँ इसे, आप क्यों कैलोरीज वेस्ट कर रही हैं? सनी ने आगे बढ़कर माँ को थाम लिया। नॉनसेंस। शहाना ने सनी की अहम काना बात पर उसे बड़ी मलामत भरी नज़रों से घूरा। चल अपने क्वार्टर में। उन्होंने आगे बढ़कर मोमल को धकेला। वो गिरते गिरते बची। बड़ी भी, तुम अपना सामान बांधो और सुबह नूर तड़के यहाँ से चलती फिरती नज़र आओ। शहाना ने मासी को भी फारिग किया। देखो अल्लाह यार कहाँ मरा हुआ है, उसे क्वार्टर में भेजो। मोमल चल पड़ी थी और शहाना उसके पीछे पीछे। मासी ने सनी और मून की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा। दोनों नज़र चुरा गए। वो एहसास बेबसी से चूर चूर अल्लाह यार को बुलाने चल पड़ी। सनी ने लापरवाही से शाने उचकाए, फिर मून की तरफ देख कर गोया हुआ, घर है या थिएटर, ये कहकर अपने कमरे की तरफ पड़ गया। मून किसी संगी मुजस्मे की तरह अपनी जगह इस्तादा था। चश्मे तसव्वुर से वो मोमल को लहूलुहान देख रहा था। जाने कब मोमल को शहाना का सवाल समझ में आ जाए और वो उसका नाम अपने लबों से आज़ाद कर दे। शहाना की ज़िद से वाकिफ़ था। उन्हें नाम से ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आ रहा होगा कि वह मुसलसल हुक्म अदूली कर रही थी। हर सवाल के जवाब में खामोशी थी। वो अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय मुलाजमिन के क्वार्टर्स की तरफ बढ़ा था और उस क्वार्टर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ था जहाँ रात को मोमल ठिकाना करती थी। शहाना की आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। एक ही सवाल की तकरार थी, दूसरी तरफ जवाब में खामोशी थी। कहाँ मिलता था वो तुझसे? शहाना पूछ रही थी। कौन? मोमल की आवाज़ काँप रही थी। वही तेरा यार, ज़रूर उसने तुझे शादी का झांसा दिया होगा, उसके बाद ही तुझ पर हाथ साफ़ किया होगा। वो गुर्रा रही थी। जवाब में खामोशी रही। थोड़ी देर बाद तड़ तड़ की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। गालबन जूतों से पिटाई हो रही थी। खुदा के लिए बेगम साहिबा मुझे ना मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मोमल बिलक बिलक कर मिन्नत कर रही थी। नाम क्यों नहीं बताती बेगैरत का? किसका पौधा पाल रही है? कहाँ लेकर जाएगी इस बच्चे को? क्या नाम बताएगी इसके बाप का? शहाना एक तवातर से बोल रही थी। कौन से बच्चे का? मोमल रोते हुए पूछ रही थी। जो पैदा करेगी 6 महीने बाद। शहाना ने फिर 2-4 लगाए। एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ मोमल की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। अब शायद वो इदराक का जीना चढ़ने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे शहाना का सवाल समझ में आ गया था। फिर शहाना ने उससे एक वाज़ेह सवाल कर दिया जो शायद वो सबके सामने नहीं कर पा रही थी। सवाल था कि ताजियाना। मोमल की सिसकियाँ भी रुक गईं। मून की शर्ट पसीने से यूं शराबूर हो गई गोया बारिश में नहाया हो। अब क्वार्टर में एक वहशतनाक सन्नाटा था। मून के पाँव के नीचे से ज़मीन सरक रही थी। तो उसका नाम बता, अभी निकाह पढ़वा दूंगी। इनकार करेगा तो बीच सड़क पर वो जूते लगाऊंगी कि सुबह अखबार में छप जाएगा। जिधर से गुजरेगा लोग पत्थर मारेंगे। ये बच्चा भी वो खुद पालेगा। अब शहाना के लहजे में गज़ब नहीं था। तू भी तो यही चाहती होगी कि तेरी शादी उससे हो जाए। आज अभी करा दूंगी, नाम तो बता। वो उसे फुसलाने पर उतर आई थी क्योंकि टॉर्चर से तो उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मेरी शादी उससे नहीं हो सकती, मोमल ने सिसकते हुए कहा। कितनी बाशऊर हो गई थी वो लम्हों में। मैं जो कह रही हूँ। शहाना फिर गज़बनाक हुई। मोमल खामोश थी। देख, बताने में तेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, शहाना ने बहुत स्वभाव से कहा। मून की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं। अब वो कोठी में नई क़यामत बरपा देख रहा था। हाँ तो बता, कौन है वो? शहाना की बेताबी मोमल की खामोशी से बढ़ने लगी। सनी साहब। मोमल की आवाज़ से सितारे टूट टूट कर कोठी पर गिरने लगे। धमाके होने लगे। क़यामत बरपा हो गई। मून के नीचे ज़मीन दलदल हो गई। वो नीचे धंसने लगा। उसके एसाब मफलूज हो रहे थे। किसी औरत को पहली दफ़ा जब छुआ जाता है तो सबसे मोतबर गवाही छूने वाले मर्द का ज़मीर, उसके हवास, उसका इल्म होता है। क्यों लिया उसने सनी का नाम? कायनात हैरत कदा बन गई और वह मुजस्मा हैरत ज़दा। क्यों घसीटा उसने कांटों में बेचारे बेवकूफ़ सनी को?
چند لمحوں بعد اسے رہائی کے احساس سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنا شروع ہو گئے۔ اندر شاہانہ شاید پتھرائی ہوئی تھی، بڑی خاموشی تھی۔ مومل میری بات دھیان سے سن، اب تو نے نام تو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، آئندہ یہ نام تیری زبان پر دوبارہ نہ آئے۔ اندر کی ٹوٹ پھوٹ شاہانہ کی آواز سے مترشح تھی۔ اتنا تو وہ سمجھتی تھی یہ جاہل اور بے وقوف لڑکی اتنی ہوشیار تو ہرگز بھی نہیں ہے کہ بات سمجھنے کے بعد غلط بیانی سے کام لے۔ وہ اس کی حماقت و جہالت سے کما حقہ واقف تھیں۔ سنی کی رنگین مزاجی انہیں پتہ تھی، مگر وہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک بدبودار نوکرانی کو بھی اپنے قریب کر سکتا ہے۔ دیکھ، میں تیرے ماں باپ سے بات کروں گی، انہیں شہر میں صاف ستھرا گھر لے دوں گی، تو وہیں ان کے پاس رہے گی، جب تک زبان بند رکھے گی، سمجھو خیریت عافیت سے رہے گی۔ شاہانہ کا انداز یکلخت تبدیل ہو چکا تھا، آواز میں کمزوری اور لہجے میں ٹوٹ پھوٹ واضح تھی۔ ایسا پاک خالص نسب کیسا میلا میلا ہو گیا تھا۔ لونڈی سے اولاد کا ہونا کوئی انوکھی دل دہلا دینے والی بات نہیں، مگر اس تکبر کا کیا کرتی جو اپنے موتی صرف کسی تاج میں ہی چمکتا دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کا اپنا خون صاف، نظیف، نیٹ اینڈ کلین، انہیں مومل کے وجود کی قربت سے جھرجھری آ گئی۔ ماسی اور الا یار کوارٹر کی طرف آ رہے تھے۔ مون فوراً کوارٹر کے پچھواڑے چلا گیا تھا۔